अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बच्चे की और न्यूबॉर्न बच्चे के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आप देखें अक्सर औक़ात हम सिर्फ खुशियाँ मना रहे होते हैं बच्चे के आने पे, और जो परेशानियाँ होती हैं वो टोटली अनएड्रेस जाती हैं। इसी वजह से आप देखें कि माँ के ऊपर बहुत बर्डन होता है, और इसी तरह से जो नानी दादी हैं वो भी अपनी जगह परेशान फिर रही होती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अक्सर औक़ात वो जो माँ होती है वो अपनी अम्मी से या अपनी सास से बार बार पूछ रही होती है अभी क्या करना है, और वो बहुत सा टाइम गुजरने के बाद ये बातें भूल चुकी होती हैं, हालांकि उन्होंने अपने बहुत से बच्चे पाले होते हैं। जैसे अक्सर औक़ात जब माँ कहती है ये बच्चा रात को बार बार क्यों जाग रहा है, तो नानी दादी कहती है हाँ इसको तो सोना चाहिए। और जब वो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आके यही बात कहती हैं तो मैं पूछती हूँ नानी या दादी से कि आपके कितने बच्चे हैं और क्या आपके बच्चे रातों को नहीं जागे। और पहले वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो हमारे बच्चे ने कभी इतना तंग नहीं किया था। फिर मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है वापस उस टाइम में ले जाकर कि लुक ये हम सब ने टाइम फेस किया हुआ है। और मैं उनको कहती हूँ मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा, हार्डली ही कोई होगा जो रातों को नहीं जागता, बिकॉज ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए बच्चे डेवलप होते हैं। तो अब जब हम देख रहे हैं कि बच्चे के लिए हमें क्या कुछ करना है, तो स्टेप वाइज एक इम्पॉर्टेंट मरहला जो है वो हमारे सामने होता है, वो ये है कि माँ की सेहत बहुत ज़रूरी होती है। अब माँ की सेहत ये तो सब मानते हैं और कहते भी हैं उसको कि तुम आराम भी करो, तुम खाओ पियो भी, लेकिन साथ साथ हमारे सिस्टम में हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं। ये क्यों कर दिया, ऐसे चबाओ, ऐसे खाओ, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना। और वो माँ जो है हर वक्त एक सूली पे अटकी हुई होती है कि अभी मैंने कोई ऐसा बिहेवियर देना है जिसकी वजह से मुझे बताया जाएगा कि व्हाटएवर यू आर डूइंग और सेइंग इज नॉट राइट, और मैं इस सिलसिले में फिर परेशान हो जाऊंगी। तो बात क्या होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे जो है वो माँ की नींद है और माँ की ग़िज़ाइयत है। क्योंकि आप देखें कि बच्चे ने जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठना है, दूध पीना है और माँ के पास ही आना है, तो माँ को नींद जो है उसका एहसास करना होगा। और इसके लिए जितने लोग उसको मुबारकबाद देने आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनको ख्याल करना होगा कि वो किस वक्त आएंगे, किस वक्त जाएंगे। उसके ऊपर ये लोड नहीं होना चाहिए कि उसने फ़ौरन घर संभालना है, घर के काम करने हैं। अगर वो अकेली रहती है तो हस्बैंड को चाहिए कि या तो वो खुद हेल्प करे या उसको कुछ अरसे के लिए कोई हेल्प जो है वो प्रोवाइड करे। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है तो बाकी अफराद को ये बोझ उससे उठा लेना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि तुम एटलीस्ट 2 महीने जो है सिर्फ बच्चे पे तवज्जो दो और हम बाकी काम जो है उनको देख लेंगे। क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चा जो होता है वो 15 से 16 घंटे सोता है, लेकिन उसका स्केड्यूल वो नहीं होता जो कि बड़ों का होता है। और इसमें अक्सर औक़ात मैं माँओं को कहती हूँ कि आप इस तरह से सोचें कि आपको 24 घंटों में से शायद 20 घंटे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं तो दूध ही पिला रही हूँ और मैं तो और कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। और इसी तरह से ये बच्चे जो होते हैं बार बार क्योंकि माँ की तवज्जो मांग रहे होते हैं, तो वालिदा को क्या करना चाहिए कि जब बच्चा सो जाता है तब फ़ौरन सो जाए। अगर उसको नींद नहीं आ रही तो वो ये ना करे कि बच्चा सोया हुआ है तो मैं घर के कोई काम कर लूँ, या कोई विजिटर्स हैं, घर वाले हैं, उनसे गपशप लगा लूँ। वो आंखें बंद करके लेट जाए ताकि वो खुद भी रेस्ट करे। इसी तरह बच्चा जो होता है उसको शाम में जैसे मगरिब का वक्त होता है उस वक्त आप उसको बात दे दें, ताकि ये कि बच्चा थोड़ी देर जागे और उसके बाद उसकी एक साउंड स्लीप हो। यानी आप कोई टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब मेरा बच्चा फिर भी सो जाता है, और उस वक्त माँ को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी बच्चे के साथ सो ले। क्योंकि बच्चा माँ की पूरी ज़िंदगी को ले लेता है, यानी कि माँ को जहाँ खाने पीने का होश नहीं होता, इसी तरह से कपड़े बदलने का, अपने कोई भी और काम करने का, तो उसको क्या करना चाहिए कि जब कभी कभी वो फ्रेश फील करती है, मसलन वो वॉक करना चाहती है, वो कोई किताब पढ़ना चाहती है, कुरान पाक की तिलावत करना चाहती है, कोई लेक्चर सुनना चाहती है, तो थोड़ी देर के लिए जब उसने बच्चे को फीड कर दिया है तो वो किसी ज़िम्मेदार शख्स को अपना बच्चा दे दे और अपना कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जिससे वो रिलैक्स कर सकती है। चाहे वो इवन जो है नहाना है, या ये कि उसने कपड़े चेंज करने हैं, या ये कि कभी कभार ऐसा भी सीन हो सकता है कि उसके घर के पास कोई पार्क है, मौसम अच्छा है, या ये कि वो थोड़ी देर के लिए करीबी मार्केट से जाकर कोई चीज़ लेना चाहती है जो कि बिल्कुल करीब है, तो उसको अगर जब वो निकल सकती है, उस अप टू इट है, तो थोड़ी देर के लिए उसको उस माहौल से बाहर निकालना चाहिए।
क्योंकि जब हम इतनी बड़ी उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं लेकिन बीच में उससे ब्रेक किसी किस्म की नहीं मिल रही, इस वजह से भी वो जो खातून है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो हैं वो हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम जो हैं वो माँ को हमेशा अंडर प्रेशर ही रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि क्या खाना क्या नहीं करना, बात बात पे सब उसको मशवरा दे रहे होते हैं। मुझे खुद अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं कोई अपनी जानने वालों की गैदरिंग में गई थी और आप सोचें कि वहाँ पे कोई 25-30 ख़वातीन बैठी हुई थी और एक यंग मदर थी जिसका बच्चा रो रहा था और उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैं वहाँ पे वाहिद डॉक्टर मौजूद थी, लेकिन मैं खामोश थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अच्छा अब अगर वो वालदा मुझसे बात करें तो मैं उनको कोई अच्छा सा मशवरा दे दूं। लेकिन मेरे इस इंतज़ार में वहाँ पे जो 25 ख़वातीन बैठी हुई थी उन सब ने एक ना एक एक्सपर्ट एडवाइस उसको दे दी और मैं देख रही थी कि हर मशवरे के साथ उन खातून की शक्ल जो थी ना, उसके जो तासुरात थे, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी टपक रही थी। तो बात ये होती है कि हमें थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर होने चाहिए कि हम उस माँ के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करें और उस माँ को भी ऐसे सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हैं वो ढूंढने चाहिए। फिर ये कि अपनी थोड़ी सी गट फीलिंग को भी देखना चाहिए कि मेरा क्या दिल चाहता है। मैं जब भी माँओं से पूछती हूँ आपका क्या दिल चाहता है, तो वो कहती हैं मेरा दिल चाहता है मैं अपने बच्चे को खुद फीड कराऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सेहत पे भी काम करूं। लेकिन और उस लेकिन में सिर्फ उनके अंदर के बैरियर नहीं होते, बहुत से जो इर्द गिर्द के बैरियर्स हैं जो उनको तंग कर रहे होते हैं। इसी तरह माँ का खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें भी मैंने देखा है कि माएँ बहुत ओवरवेलम्ड होती हैं। वो कहती हैं मैं क्या करूँ, अभी मैं बच्चे को लिटाती हूँ, मैं बस बाथरूम से ही होकर आती हूँ या कोई छोटा सा ही काम करती हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है, तो साथ ही बच्चा फिर उठ जाता है और मुझे उसको फिर फीड कराना होता है। इसी तरह से माँओं को हर वक्त जो स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, इसको चबा के खाना, ये नहीं तो बच्चे के पखाने में आ जाएगा, बच्चे को दर्द दे देगा, और ये ना खाना, ये अच्छा नहीं होता। तो माँ हर वक्त वो इसी स्ट्रगल में होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कितना चबाना चाहिए। तो बात ये होती है कि माँ को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी एक ऐसा एरिया है जहाँ बैठकर वो फीड कराती है, उसके करीब ही एक टेबल होना चाहिए और वहाँ पे उस टेबल पे उसके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ खाना पड़ा हुआ हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पानी वहाँ पे पड़ा हो ताकि वो जब भी फीड करवाए वो बार बार पानी पिए, उसको वेल हाइड्रेटेड रहना है। इसी तरह फल पड़े हुए हों, इसी तरह कभी उसके लिए वहाँ पे यखनी आ जाए या ये कि वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स आ जाएं, कभी उसके लिए वहाँ पे अंडा रख दिया जाए, कभी उसके लिए वहाँ पे फल रख लिए जाएं, ताकि ये कि वो कबाब बने हुए हैं वो उसमें से खा रही है, नगेट्स बने हुए हैं जो उसमें से खा रही है। सब चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए, घर की बनी होनी चाहिए और वहाँ पे पड़ी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से उनको ले सके और खा पी सके। इसमें दूध भी शामिल है कि उसे दिया जाए और जंक जो होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। मेरे लिए बहुत ही पेनफुल बात होती है कि जब मैं बच्चे को एग्जामिन करने के लिए जाती हूँ पेरेंट्स के कमरे में, जो जैसे डॉक्टर्स जब जाते हैं हॉस्पिटल में, तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर जूसेस पड़े हुए हैं जो कि बाज़ारी जूसेस हैं और आपको पता है कि उनमें बाहर तो बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है और मुख्तलिफ फलों का जो है रस, लेकिन आपको मैं बताऊं कि रियलिटी में उसमें सिर्फ पानी है और आर्टिफिशियल उसमें सारे फ्लेवर्स और केमिकल्स हैं और सारी चीज़ें हैं और उसमें कोई भी एक्चुअल जूस नहीं है। तो जब भी वालिदैन मुझसे पूछते हैं या घर वाले पूछते हैं कि जी क्या इसको जूस दिया जा सकता है, तो मैं पूछती हूँ कौन सा जूस। तो आपको इस तरह की जितनी भी जंक आइटम्स हैं उनसे उस माँ को बचाना है। फिजी ड्रिंक्स हैं वो उसको नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ओवरली स्पाइसी हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनसे बचाना चाहिए। जहाँ तक हम देखें बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बच्चे की, और उसके साथ सारा फोकस हमारा किस बात पे आ रहा है कि न्यूबॉर्न बच्चा है और न्यूबॉर्न बच्चे की जो वालदा हैं और वालदा को ये करना चाहिए और वालदा के लिए हमें ये कुछ करना चाहिए। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट जो फ़र्द है जिसका कहीं कहीं तो जिक्र हुआ है लेकिन उसके रोल की बात नहीं हुई है, तो मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी और वो है वालिद का रोल। वालिद का क्या रोल होगा, वालिद क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम सबको ये याद रखनी है कि जो वालिद होते हैं ना, उनके भी वही फियर्स हैं, वही डर है, वही खौफ है, उन्हीं बातों के लिए वो भी कंसर्न्ड हैं, उन्हीं बातों के बारे में वो भी सोच रहे हैं, वही ड्रीम्स हैं उनके, और वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये और बात है कि घर वाले वो जिम्मेदारी
उनको या देते नहीं हैं, उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करते हैं। वालिद क्या कुछ कर सकते हैं जिसमें उस वक्त उस वालदा को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाए। पहला काम तो ये कि जो रूटीन के काम हैं उसमें जितना वो अपनी वाइफ के साथ इंगेज हो सकते हैं, बच्चे की टेक केयर करने में या घर के कामों में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह जब वालदा बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं, वो फीड करवा चुकी हुई होती हैं, तो अपने बच्चे को वो गोद में उठाकर उसको सुला सकते हैं। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटीज़ में अक्सर क्या किया जाता है कि वालिद के ऊपर इतना सबको तरस आ रहा होता है और उनको अलग कमरे में सुला देते हैं। वो कहते हैं हाय बेचारा, इसने सुबह को ऑफिस जाना है और चलो बेटा जाके तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। तो उसको डिप्राइव करते हैं इस चीज़ से। उसको वालिद होने का जो एक उसकी जिम्मेदारी है वो उठाने की आदत डालनी चाहिए उस वक्त से, क्योंकि आगे जाकर भी बहुत सी जिम्मेदारियां उन पे आनी हैं। और ये याद रखें कि जो वालिद हैं जब वो बच्चे को इस तरह उठाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो उससे भी उस बच्चे को बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, क्योंकि वालिदैन के साथ उसकी एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग है जो कि बाकी अफराद के साथ नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से वो ये देखें कि मेरी भी जिम्मेदारी है और मैंने भी अपना रोल जो है वो सही प्ले करना है। और वो न्यूबॉर्न बच्चे को उठाते हुए ही ये प्लान बनाना शुरू कर दें कि मैंने कहाँ कहाँ बच्चे के लिए क्या क्या फ़ैसले करने हैं। अपनी वाइफ से भी डिस्कस करते रहें और साथ साथ अपनी वाइफ को फैसिलिटेट भी करते रहें। फिर इसी तरह अपनी बीवी को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है ऐसे मौके पे उनको कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी उनको ये फील करवाना कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि तुम हमारे बच्चे को फीड करा रही हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि देखो तुम रातों को जाग रही हो और तुम खाना भी नहीं सही तरह खा पाती हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर करूँ। क्योंकि देखें जब शौहर की तवज्जो उसको मिलती है और उन एरियाज़ में मिलती है जहाँ वो वाकई इस वक्त बहुत अंडर स्ट्रेस होती है, तो ये चीज़ उसके लिए भी बहुत फ़ायदे वाली बनती है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ जो कि वो खातून उस वक्त मिस कर रही होती है ना, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बच्चा आया है वो बच्चे को टेक केयर कर रही है, सारा ख़ानदान इर्द गिर्द उसको सपोर्ट करने के लिए किसी ना किसी तरह तैयार है, तो वो जो उसका शौहर होता है ना वो कहीं कोने में खड़ा हुआ होता है और वो उससे पीछे हो रहा होता है, तो उनका अपना रिलेशनशिप भी उस वक्त थोड़ा सा सफरिंग में चला जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शौहर है उस वक्त अपने रिलेशनशिप पे जो उसका अपनी बीवी के साथ है उस पर भी ख़ास तवज्जो दे। यहाँ पे फिर एक अगला मरहला आता है कि वालिदैन ये सोच रहे होते हैं कि अब हमने थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है और फैमिली को प्लान करना है, तो क्या हम बर्थ कंट्रोल के तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बात यह है कि इसकी वजह क्या होगी, यानी हमें सबसे पहले तो ये बात सोचनी है, क्योंकि इस्लाम में अगर हम जब स्कॉलर्स के व्यूज़ को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई भी जो मैस कैंपेन होती है कि जी बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए, ये तो स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल अपना फ़ैसला इसलिए करता है कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग रखनी है ताकि मैं इस बच्चे की टेक केयर करूं, वालदा की सेहत भी थोड़ी सी दोबारा से बेहतर हो जाए और फिर हम अगले बच्चे की तरफ जाएंगे, तो आप उस वक़्त अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ और जो चीज़ हलाल है, जो चीज़ जायज़ है, किसी स्कॉलर से भी मशवरा करके आप जो तरीका होता है बर्थ कंट्रोल का वो इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना सिर्फ कि जी अभी हम रेडी नहीं हैं या हमारे रिसोर्सेज नहीं हैं या हम कैसे कोई मामला इसके साथ करेंगे, तो ये जो तरीके होते हैं फिर वो दुरुस्त नहीं रहते। तो इसमें फिर आप बर्थ कंट्रोल के लिए आप देख सकते हैं, मसलन ये कॉन्सेप्ट जो लोगों का होता है हमारी फैमिली कंप्लीट होगी है, इस पे भी आप बर्थ कंट्रोल जो परमानेंट तरीके हैं उस पर नहीं जा सकते। लेकिन ये कि कई दफ़ा माँ की हेल्थ को बहुत बड़ा रिस्क होता है और वो रिस्क जो होता है वो फिर सारे मिल के, यानी डॉक्टर, एक माहिर नफ्सियात, एक स्कॉलर, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क कितना बड़ा है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो विजिटर्स आते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें मैं मज़ीद थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि कई दफ़ा वो इतने खौफ और डर पैदा करके चले जाते हैं, अपनी तरफ से मुबारकबाद देने आते हैं, हाल चाल पूछने आते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए आते हैं, लेकिन तबाही हो जाती है वहाँ पे पूरी सिलसिले की। क्या है वहाँ पे, मसलन पेशेंट मेरे पास भागा भागा आता है, एक अम्मा अब्बा बच्चे को उठा कर ला रहे हैं और इतने परेशान है और मैं सोचती हूँ कि वाकई कोई बहुत सीरियस चैलेंज होगा, और पता क्या चलता है कि वो जी हमारे अभी कोई रिश्तेदार आए थे और वो कह रहे थे कि आपके बच्चे का जो सर है ना वो नहीं बना हुआ, तो डॉक्टर साहब से जाकर डिस्कस करके हैं कि सर कैसे बनाना है।
तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, आप फिक्र करें कि सर के अंदर जो है वो कैसे बनेगा, क्योंकि जो अंदर का मामला दुरुस्त हो गया ना, तो इंशाल्लाह बाकी अगर सर की शेप उस तरह की ना हुई जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, वो कवर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बाल आ जाएंगे। इसी तरह जॉन्डिस अगर बच्चे को थोड़ा सा हो जाता है, उसमें भी बहुत परेशानी उनको होती है। मैं अक्सर औकात वालिदैन को बताती हूँ कि इस जॉन्डिस को ठीक होने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी कब कब होगी, जब शाम का वक्त होगा, क्योंकि रात को वो येलो कलर ज्यादा डीप नजर आता है। जब आप कोई कपड़े इस कलर के पहनाएंगे जिससे वो येलो कलर दोबारा ज्यादा गहरा नजर आना शुरू हो जाए। और तीसरी बात मैं उनको बताती हूँ, जब आपके घर कोई मेहमान आएगा, क्योंकि मेहमान ने आना है और उसने कहना है मुबारकबाद, साथ ही उसने देखना है सर, साथ ही उसने देखना है कलर, साथ ही उसने आपको बताना है अगली बात आपका बच्चा बहुत कमजोर है। कमजोर क्यों है इतना, जबकि हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। या फिर उस माँ को ये एहसास दिलाना है बार बार कि तुम्हारा तो दूध नहीं पूरा होता, या उसको ये बताना है कि ये तुमने खाना है और ये तुमने बिल्कुल नहीं खाना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ पर उन तमाम विजिटर्स को है, हम भी सब विजिटर्स होते हैं, जब हम किसी को मुबारकबाद देने जाते हैं, पहली बात तो ये कि इस किस्म की तमाम बातें उनसे परहेज करें, जिप अप कर लें, नहीं मैंने ऐसी कोई बात करनी। फिर उसके बाद दुआ दें उनको, और इसके अलावा वालिदैन से अच्छी अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें, जो प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं उस पर उनको शाबाश दें। अच्छा, उनको गिफ्ट्स अच्छे वाले दें। हम कई दफ़ा ऐसी बेकार चीज़ें लेकर जाते हैं जो कि उनके किसी काम की नहीं होती। अच्छी किताब दें जो वो पढ़ें, इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ जिसकी वाकई उनको ज़रूरत हो, जो उनके काम भी आए। फिर इसी तरह से कभी कभी ऐसे होता है कि हम न्यूबॉर्न बच्चे के लिए कोई तोहफा ले जाते हैं और वहाँ पे उसके कोई बड़े बहन भाई होते हैं जो कि बहुत गमज़दा बैठे होते हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही, और जो भी आ रहा है वो न्यूबॉर्न के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से उसका कोई पहला बहन भाई है, आप बजाय कि न्यूबॉर्न के लिए कुछ लेकर जाएं, आप बड़े बच्चों के लिए कुछ ले जाएं। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आपने बेकरी से कोई बेकरी आइटम जो कि टोटल जंक है आप लेकर जाना है। मिठाई के डब्बे लेकर जाने हैं, केक पेस्ट्रियाँ लेकर जानी है। आप कोई हेल्दी आइटम लेके जाएं, जैसे फल ले जाएं, सूप बना कर ले जाएं, घर से बनी हुई जैसे कोई पंजीरी है या कोई और ऐसी न्यूट्रिशनल चीज़ जो कि आपको बनानी आती है या आप काम कर सकते हैं, आप वो लेकर जाएं। इसी तरह उनको बहुत सारे जो ऐसा मवाद होता है, लेट्स से आपने ये वीडियो देखी है या इससे सिमिलर कोई आपने बहुत सारी कुछ स्पीकर्स को सुना है और उनके काम को आपने सराहा है, तो आप ऐसा मटेरियल जो है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो और वो अपने बच्चे को पालने में मज़ीद बेहतरी जो है वो ला सकें। यहाँ पर मैं बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगी, और जब हम न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि अब वो वक्त आ गया है कि हमने थोड़ा सा ये भी देखना है कि क्या न्यूबॉर्न की भी तरबियत की जा सकती है। न्यूबॉर्न की नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि ये ज़रा होगा 7-8 साल का, स्कूल जाना शुरू करेगा, तब तरबियत के जो मौके हैं वो मुझे मिलेंगे। तो न्यूबॉर्न की तरबियत के लिए आप ये समझें कि आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी है। यानी अब अगर आपने पहले कोई प्रेपरेशन नहीं की है तो समझें कि अब आपका रोल और ज़्यादा बड़ा हो चुका हुआ है और अब आपने अपनी रोल मॉडलिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। ये याद रखें कि हम में से कोई भी सुपर पेरेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि सुपर पेरेंट्स आपको सिर्फ टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, ड्रामों में नज़र आते हैं या कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं उसमें नज़र आते हैं। हम सब कोई ना कोई गलतियाँ कर रहे होते हैं और हम वो गलतियाँ करते करते जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और उसी से हमारी लर्निंग होती है। सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे मैं वालिदैन को देना चाहूँगी, जिनको अपने बच्चे से अब शदीद मोहब्बत हो चुकी है और उनको बहुत वो प्यारा लगता है और उनको लगता है कि बस इसके लिए हम पता नहीं अब क्या कुछ करने वाले हैं, तो यहाँ पर याद रखें, अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अल-बकरा में हमें याद दहानी कराई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो लोग ईमान वाले होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए होती है। तो औलाद की मोहब्बत ये ना हो वो हमारे लिए फितना बन जाए, हम जो भी फैसले उसके लिए करें कुछ ऐसे फैसले कर लें जो कि दुरुस्त नहीं हैं। तो हमें क्या करना है कि इस टाइम पे जब आपका न्यू बॉर्न बच्चा है और आप सोच रहे हैं कि आगे जाकर मुझे इसकी तरबियत करनी है, तो पहला असूल ये है कि जो करना है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है। क्योंकि हमने जहाँ पर कोई गलत फैसला कर लिया वो सारे रिपरकशंस हम पे, हमारे बच्चे पे और हम दोनों की आखिरत पर आएंगे। इसके लिए हमें कुछ रोल मॉडल्स को देखना है, जैसे हम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शख्सियत को देखें। वालिदैन को अपनी लर्निंग को बढ़ाना है और इसमें वालदा का रोल आ जाता है कि वो सीखें, एक तो बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कॉन्स्टेंट लर्नर बन जाएं। फिर ये कि अपने शौहर की इज्जत करना शुरू करते हैं,
क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब मियाँ बीवी में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और अगर शौहर की इज्जत नहीं होती और वालदा अक्सर औकात बच्चों के सामने बार बार कह रही होती हैं कि देखो तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं और ये देखो तुम्हारे बाबा ने ये कर दिया, तो बच्चे जो होते हैं ना वो फिर वो जब वो डिस्कॉर्ड देखते हैं तो उससे मुतासिर होते हैं। इसी तरह से कुछ मामलात में हम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से देखते हैं कि कुर्बानी भी देनी पड़ती है, कुर्बानी की सतह पे रहना भी चाहिए। ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए बेहतर होता है और फोकस फैमिली पे होना चाहिए। अक्सर औकात जब हम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं शी वॉज अ बिजनेस वुमन, लेकिन आप देखें कि जब उनकी शादी हो गई थी तो अब उनका पूरा फोकस उनका ख़ानदान था, उनके बच्चे थे, उनकी तरबियत थी। फिर अगर हम मेल रोल मॉडल को देखें तो हमारी आंखों के सामने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत आती है कि वो कैसे वालिद थे, बहुत बहादुर थे। बच्चों को एक ऐसे डायनेमिक बाप नज़र आना चाहिए। उनकी तवज्जो अपने बच्चों की तरबियत पर भी थी। उनका रिलेशनशिप अपनी ज़ौजा के साथ कैसा था और इसी तरह कितनी सादी ज़िंदगी थी उनकी। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो उनके अंदर विजडम था, जो हिकमत वाली बातें थी, पुरहिकमत पर्सनैलिटी थी, वो उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र हुई थी। तो यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और दोनों वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि एक होती है फिक्शन, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम कहते हैं हाँ बच्चा पैदा होगा, हम उसको नमाज के लिए कहेंगे, फ़ौरन नमाज पढ़ेगा क्योंकि हम मुस्कुरा रहे होंगे और बच्चा भी हमारी फ़ौरन बात मानेगा। लेकिन वो जो रियलिटी हिट करती है कि हैं बच्चा पैदा हो गया और अब कुछ ना कुछ ट्रबल शूट एरियाज चल रहे हैं, मुझे बार बार सोचना पड़ रहा है इस बच्चे को कैसे पालना है, इस बच्चे को कैसे देखना है, वो तमाम बातें जो हैं हमारे पर असर डालती हैं। न्यूबॉर्न के लिए एक चीज़ याद रखें कि बच्चा आवाज़ को, साउंड को रजिस्टर कर रहा होता है, तो उसको अच्छी आवाज़ें आनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा घर में प्ले किया करें ताकि वो बच्चा सुन रहा हो। इसी तरह जो फैमिली डायनामिक्स हैं उसमें चीखो पुकार नहीं होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए, गाली गलोच नहीं होना चाहिए। ये ना सोचें ये न्यूबॉर्न बच्चा, इसको क्या पता चलता है, वो उन तमाम बातों को इंटरनलाइज कर रहा होता है। इसी तरह दुआएं, यानी आप फीड करवाते हुए, माँ अपनी फीड करवाते हुए भी दुआ से आगाज़ करे ताकि बच्चा जो है उन तमाम बातों को जो है वो रजिस्टर कर रहा होता है। फिर ये कि अपने आप को रोल मॉडल बेहतरीन बनाने की तरफ जाएं। वालिदैन दोनों सोचें कि हमने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किन रिसोर्सेज से जो कुरान और हदीस के हैं अपने आप को कनेक्ट करना है, वहाँ से लगातार सीखना है, अपनी इबादत के तरीक़ों को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी डीलिंग्स को कैसे बेहतर बनाना है। इसी तरह अपने घर के माहौल पे हमने कैसे तवज्जो देनी है, क्योंकि देखिए न्यूबॉर्न के साथ ही आपके ये चैलेंजेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब बच्चा है, बच्चे को भी आप पाल रहे हैं, उसके साथ भी आप अटैच हो रहे हैं, तो आप कुरान से कैसे कनेक्ट हो। 10 से 15 मिनट की तिलावत ज़रूर कर लें कुरान पाक की। इसी तरह से जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो आप कुरान पाक की तिलावत ऑडियो को ही प्ले कर लें। इसी तरह से माँ जब बच्चे को फीड करा रही है और वो बार बार कहती है कि इतने घंटे तो मेरे इसी तरह गुजर जाते हैं, तो वो साथ साथ किसी स्कॉलर को सुन सकती है ताकि ये कि वो अपनी कुरान के मुताबिक लर्निंग को बढ़ाना शुरू कर दे। वो हर हफ्ते में एक हदीस को पढ़े, उसके ऊपर गौर व फिक्र करे और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे अपनी ज़िंदगी में कि मैंने सुन्नत के मुताबिक इस हदीस से क्या सीखा और क्या काम मैं कर सकती हूँ। इसी तरह बहुत सी ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं जिनमें मुख्तलिफ मौक़े की दुआएं होती हैं। बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाए कि मैंने हर मौके की दुआ को पढ़ना शुरू कर देना है। नमाज हम देखते हैं कि बहुत हम सब के लिए अहम है और बहुत सी माएँ ख़ास तौर पे बताना शुरू कर देती हैं कि मेरी नमाज़ें अब उस तरह से नहीं रही, मैं बहुत भाग दौड़ में पढ़ रही होती हूँ, मुझे लगता है कि नमाज में खुशी और खुजू नहीं है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही अपनी नमाज से। तो याद रखते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि बच्चा छोटा है ना आपका। तो आप देखें कि वो जैसे में पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो शख्स तवील नमाज पढ़ा रहा था और पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, उस पर भी कहा कि नमाज को थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया जाए। तो हमें ये समझना है कि जब तक बच्चा नहीं था मेरी नमाजें कैसी थी और इंशाल्लाह जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं दोबारा अपनी नमाजों को उस लेवल पे ले आऊँगी। लेकिन अभी मेरे रब को पता है कि इस वक्त मेरे लिए ये एक थोड़ा सा टफ फेज़ है। तो आप क्या करते हैं कि आप मुख्तसर उसमें सूरतें पढ़ लेते हैं लेकिन फोकस अपना ठीक कर लेते हैं।
फिर ये कि अगर रमज़ान है तो आप ये सोचें कि अगर मैं रोज़ा नहीं भी रख पा रही लेकिन बाकी जो करने के काम हैं मैं उन सब में अपने आप को बेहतर बनाऊंगी। बेसिकली बात ये कि फ्रस्ट्रेशंस हमारी जो है ना वो सब बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब हमारी डीलिंग्स भी काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। मैके ससुराल की भी कुछ जंगें चल रही हैं। मैके वाले एक बात कह रहे हैं बच्चे को पालने के लिए, ससुराल वाले एक बात कह रहे होते हैं, और वो जो खातून होती हैं, वो जो वालदा होती हैं, वो उन परेशानियों में आ जाती हैं और उसके साथ जाहिर है फिर वालिद जो होते हैं वो भी उसका असर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी से सोचें कि मुझे कोई अपनी अना के मसले, अना के पहाड़ नहीं खड़े करने, मुझे अपने गुस्से को मैनेज करना सीखना है, मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज करना सीखना है, मुझे इर्द गिर्द लोगों के बारे में बुरा गुमान नहीं करना, मुझे अपने बिहेवियर्स पे ज़्यादा नज़र रखनी है। इसके साथ साथ जो भी पेरेंटिंग से रिलेटेड अभी इशू है उसको हल करने की तरफ जाना है और अपनी फैमिली से बेहतरीन सपोर्ट जो है वो लेनी है। तो याद रखें कि आपको क्या करना है, कल्चर क्रिएट करना है। बच्चा आ चुका हुआ है, आपने देखना है कि इर्द गिर्द क्या नज़र आ रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं, हमारी रूटीन्स क्या क्या हैं, और बच्चे को जो भी वो मामलात हैं उसके जो कि अभी छोटे छोटे हैं उन्हीं में वो सारे अनासिर जो हैं वो डालना शुरू कर देना है। और मैं तमाम वालिदैन को यही कहती हूँ, जैसे सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 74 में बहुत ही खूबसूरत दुआ हमें बताई गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कि जब हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं कि हमारे अज़वाज को, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। तो ऐसी दुआएं जो है ना उनका सहारा लेना चाहिए। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है न्यूबॉर्न के लिए। आप न्यूबॉर्न बच्चों के लिए बार बार सुन सकते हैं, इसमें से अपने लिए चेकलिस्ट बना सकते हैं, एक दूसरे को रिमाइंडर दे सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हम चलेंगे अगले बच्चे पे कि जब बच्चे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।